CPA भी कर सकते हैं, डेफिनेटली CPA ACCA भी कर सकते हैं, ACCA भी कर सकते हैं, MBA भी कर सकते हैं, सब कोई कर BCom भी कर सकते हैं, सब कोई। Hey guys, welcome back here. So आज हमारे बीच हैं CA काजल, who will tell you about transfer pricing profile. Hi काजल, how are you? Hi guys, how are you? Yeah, so she is also a social media influencer और LinkedIn पे इनके 22,000 फॉलोअर्स हैं, मैंने देखा। तो काजल, ट्रांसफर प्राइसिंग में आप कहाँ पे काम कर रहे हैं? So एंड ट्रांसफर प्राइसिंग कब मेरी 1 साल होने वाला है जॉब को। तो बेसिकली ट्रांसफर प्राइसिंग होता क्या है? That I will ask. So what is transfer pricing और उसमें काम क्या होता है? हाँ, तो अगर नॉर्मल लैंग्वेज में मतलब बताऊँ मैं, तो ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है, बिकॉज एक कंपनी एक थर्ड पार्टी सेलर को सेल करिए, मतलब इंडिपेंडेंट क्या बोलते हैं, अननोन, नॉर्मल जैसे सेल करते हैं हम कस्टमर को, अब वही अपने एक रिलेटेड पार्टी को सेल करते हैं। रिलेटेड पार्टी क्या होती है बेसिकली कि उसकी बेसिकली तो मान लो उसकी बहन हो गई या फिर उसकी मम्मी हो गई, उसको सेल कर रही है, ठीक है। अगर उसकी कोई ओनरशिप स्टेक है उसके अंदर, तो फिर वो उसको किस प्राइस पे सेल करेगी, इसको हम कहते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग। उसका हम एक प्राइस निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं आर्म्स लेंथ प्राइस, ठीक है। तो बेसिकली उसके लिए हम सर्चेस करते हैं, बहुत बेंचमार्किंग एनालिसिस करते हैं और फिर हम वो प्राइस निकालते हैं कि उसने अपनी बहन या माँ या बेटी को जो बेचा है वो सही प्राइस पे बेचा है या नहीं। तो ऐसा तो नहीं है कि आप उन्हें सस्ता दे रहे हैं या महंगा दे रहे हैं, जस्ट टू ट्रांसफर द प्रॉफिट्स फ्रॉम योर एंटिटी टू द अदर एंटिटी? एग्जैक्टली, ताकि टैक्स बच जाए आपका। हाँ एग्जैक्टली, ताकि तुम वो प्रॉफिट शिफ्टिंग ना कर दो लो टैक्स कंट्री में, इसीलिए ये होता है ट्रांसफर। एग्जैक्टली, और वो जो सिस्टर है ना, वो किसी भी कंट्री में हो सकती है और उस कंट्री में हो सकता है टैक्स रेट कम हो, तो आप क्या करेंगे, उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट और वहाँ टैक्स आपका कम लगेगा। तो ये नहीं चलेगा। हमारा इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि उसमें आपको ट्रांसफ़र प्राइसिंग के प्रोविजंस कंप्लाई करने पड़ेंगे, एक रिपोर्ट बनेगी और फिर जैसे CA काजल कर रही है और उनका काम आएगा, उनको पैसे मिलेंगे इस काम के और फिर कंपनी जो है उस रिपोर्ट को देगी कि भाई देखो, हम जो प्राइस पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं इट इज़ गुड, इट इज़ कंपेरेबल, कि ऐसे ही बाकी लोग भी कर रहे हैं और आर्म्स लेंथ प्राइस पे हम ये ट्रांजैक्शन करते हैं। इज दैट राइट? एंड एग्जैक्टली, और वो होनी चाहिए हमेशा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, मतलब वो जो तुम्हारी माँ बेटी बहन है वो हमेशा इंडिया से बाहर होगी, देन ओनली हम ट्रांसफर प्राइसिंग एनालिसिस। अब वो अगर मान लो वो इंडिया में ही है तो ट्रांसफर प्राइसिंग का स्कोप ही वहाँ से हट जाएगा, वो सिर्फ स्पेसिफाइड डोमेस्टिक वो फिर अलग स्कोप हो जाता है। बेसिकली इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। करेक्ट। और इसमें काम में डे टू डे रूटीन क्या होता है आपका? डे टू डे रूटीन तो हम जैसे एक ना TP स्टडी बनाते हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग स्टडी बनाते हैं, उसमें हमें एनालिसिस करना होता है कि वो प्राइस जो उन्होंने बेचा है वो सही है या नहीं, कौन से मेथड से होगा। उसके बाद असेसमेंट्स जो डेली बेसिस पे होती है, जो TP वाली है वो अलग असेसमेंट्स होती हैं। और हम मास्टर फाइल बनाते हैं, मास्टर फाइल कंप्लायंसेस होते हैं। कि मास्टर फाइल कंप्लायंस बेसिकली होता है कि ग्रुप की एक मास्टर फाइल होती है, उसमें क्या होता है, उसमें ना वो पूरी जितनी भी उनकी कंपनीज हैं वो उसको लिस्ट करते हैं, उनका बताते हैं बिजनेस क्या है, कोई बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग हुई है, उनकी ओनरशिप क्या है, ये सब बताते हैं। तो हम मास्टर फाइल में, अब जो इंडिया की मास्टर फाइल बनाते हैं उसमें हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ उस इंडियन एंटिटी के बारे में बताते हैं कि उसके कौन सा ग्रुप कंपनी है, क्या ओनरशिप है, काम क्या करती है, तो वो हम बनाते हैं, जिसकी डेडलाइन नवंबर में होती है। तो ऐसे हम बेसिकली डेली बेसिस पे काम करते हैं। TP असेसमेंट होता है बेसिकली कि क्या होता है वो? TP असेसमेंट जैसे नॉर्मल, अगर हम AO असेसिंग ऑफिसर होता है, अगर नॉर्मल केस रेफर होता है तो वो असेसिंग ऑफिसर को होता है, बट अगर उसमें कोई ट्रांसफर प्राइसिंग का स्कोप आ जाता है ना, तो फिर AO जो होता है वो TPO को रेफर करता है, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को, और फिर वो केस हम लोग हैंडल करते हैं, उसकी जो आंसर्स होते हैं सब कुछ वो हम लोग हैंडल करते हैं। अच्छा, तो बेसिकली आपको लाइज करना होता है, कोई भी केस अगर TP का फंसता है तो उसको कैसे सॉर्ट आउट कराना है, उसके रिप्लाईज कैसे देने हैं, वो सारा काम आप करते हैं। हाँ बिल्कुल। अब इसमें जो है हायरार्की लेवल्स क्या होते हैं, लाइक फ्रॉम वेयर अ पर्सन कैन स्टार्ट अप टू व्हाट पोजीशन दैट पर्सन कैन रीच, बट बिफोर दैट आई विल आस्क अबाउट व्हाट क्वालिफिकेशन अ पर्सन हैज टू एंटर इनटू दिस फील्ड। सो बेसिकली ऐसा नहीं है कि आपको CA होना है, CA भी हो सकते हो और ग्रेजुएट या MBA भी हो सकते हो, बट इफ़ यू आर अ CA तो तुम्हारा एंट्रेंस लेवल अलग होता है, यू स्टार्ट विद अ कंसल्टेंट लेवल, बट इफ़ यू आर MBA या फिर ग्रेजुएशन तो तुम एनालिस्ट लेवल से स्टार्ट करते हो। सो फ्रॉम कंसल्टेंट यू गो टू सीनियर कंसल्टेंट, इफ़ यू आर अ CA, सीनियर कंसल्टेंट से यू गो टू अ मैनेजर, देन सीनियर मैनेजर, देन डायरेक्टर एंड देन पार्टनर। So this is for a CA route, but for a non-CA route it will be analyst, senior analyst and manager ऐसे करके। So पे पैकेज का भी वही डिफरेंस आता है वहाँ पे CA और उसका कि MBA हो तो।
CPA भी कर सकते हैं, डेफिनेटली CPA ACCA भी कर सकते हैं, ACCA भी कर सकते हैं, MBA भी कर सकते हैं, सब कोई कर BCom भी कर सकता है, सब कोई, BBA वाला भी कर सकता है, हर कोई। इफ यू हैव अ स्कोप फॉर ट्रांसफर प्राइसिंग, अगर आपको अच्छी नॉलेज है ना बिजनेस की, बिकॉज ट्रांसफर प्राइसिंग में ना टैक्स की डायरेक्ट कंप्लाइंसेस में नहीं, आपको बिजनेस समझना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको बिजनेस समझ आता है ना पूरा, तो फिर आप ट्रांसफर प्राइसिंग डेफिनेटली कर सकते हो, क्योंकि बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए यू आर गाइडिंग। एग्जैक्टली, करेक्ट। नाउ कमिंग ऑन टू दी स्किल्स, लाइक मान लेते हैं किसी के पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है और कंपनी भी कहती है कि हमें कोई क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है, देन व्हाट स्किल्स दैट पर्सन शुड हैज इन ऑर्डर टू एंटर इनटू दिस फील्ड? तो एक तो तुम्हें बिजनेस समझना आना चाहिए, तुम्हें बैलेंस शीट रीड करनी आनी चाहिए कि भाई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो भी रही है, और हो रही है तो किसके साथ हो रही है, और हो रही है तो ट्रांसफर प्राइसिंग का स्कोप आता है या नहीं। बिकॉज पहले तो अगर स्कोप ही नहीं है फिर तो फायदा ही नहीं है, बिकॉज दैट विल नॉट बी योर क्लाइंट इफ यू आर इनटू ट्रांसफर प्राइसिंग। तो बैलेंस शीट पढ़ना, बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर तुम्हें है तो फिर विद एक्सपीरियंस एंड विद सम ट्रेनिंग्स व्हिच द कंपनीज प्रोवाइड, यू कैन डेफिनेटली गो एंड फ्लरिश इन दिस फील्ड। तो चलो, आपने तो बहुत तारीफ कर दी है ट्रांसफर प्राइसिंग का प्रोफाइल की, बट मान लेते हैं किसी को पसंद नहीं आई, उसने 1 साल दे दिया, 2 साल दे दिया, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल कि वहाँ से वो जाकर कहीं और पे शिफ्ट कर सके? पहले तो ट्रांसफर प्राइसिंग अगर आपको नहीं पसंद आता तो यू कैन डेफिनेटली स्विच, बिकॉज अगर ट्रांसफर प्राइसिंग करने के लिए तुम्हें बिजनेस बहुत समझ आ जाता है तो कंपनीज प्रेफर यू। सो वन ऑफ माय फ्रेंड, वो अभी किसी बिग 4 में था, उसको ट्रांसफर प्राइसिंग पसंद नहीं आया, सो नाउ ही इज मूव्ड इनटू मर्जर एंड एक्विजिशंस। तो वो प्लस अगर तुम्हें ट्रांसफर प्राइसिंग नहीं पसंद आता है तो यू कैन मूव इनटू इंडस्ट्रीज, ठीक है, बिकॉज इंडस्ट्री में तुम अगर बिजनेस समझ आएगा तो तुम उनका सारा हैंडल कर सकते हो काम, तुम्हें पता है कि कब क्या फाइल होना है, डेडलाइंस क्या है, कैसे बिजनेस मैनेज करना है। और दूसरी बात है कि तुम्हें अगर फॉरेन मूव करना है ना, ट्रांसफर प्राइसिंग इज द प्रोफाइल फॉर यू। मतलब मेरे इतने सीनियर्स हैं मलेशिया, UK, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, दे हैव मूव्ड एवरीवेयर ऑन द बेसिस ऑफ दिस रोल, बिकॉज तुम इंटरनेशनल टैक्स हैंडल करते हो, MNCs का ट्रांसफर प्राइसिंग हैंडल करते हो, एंड सारी फॉरेन कंप्लायंसेस तुम्हें उस वजह से देखनी पड़ती हैं। और अगर तुम ग्लोबल, 2 ट्रांसफर प्राइसिंग होते हैं, ग्लोबल और एक इंडियन, अगर तुम ग्लोबल करते हो तो तुम्हारा स्कोप और बढ़ जाता है बाहर जाने का। तो अगर तुम बाहर जाने का देख रहे हो, यू कैन आराम से मूव टू अ फॉरेन कंट्री एंड मैनेज द ट्रांसफर प्राइसिंग और देयर बिजनेस, सो दैट टू। अब क्वेश्चन ये है कि बाहर वो कौन सी फील्ड में मूव करेंगे? TP फील्ड में मूव करेंगे, बिकॉज उन्हें तो उन लॉस का नहीं पता होगा। सो यू विल मूव इनटू अ TP फील्ड और इंटरनेशनल टैक्स फील्ड। अब लॉज तो जनरली, अब देखो किसी और ट्रांसफर प्राइसिंग फील्ड में तुम स्टार्ट करते हो, यू गेट ट्रेनिंग, यू हैव टू स्टडी। तो बाहर जाओगे तो तुम्हें उसके लॉज पढ़ने पड़ेंगे, तुम्हें उसका कंप्लाइंसेस पढ़ने पड़ेंगे। वो तो द फील्ड ही ऐसी है दैट यू कांट मूव ऑन, तुम आगे बढ़ ही नहीं सकते बिना पढ़े, तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा कि तुम्हारा आगे क्या है। तो तुम अगर तुम्हें मान लो ट्रांसफर प्राइसिंग नहीं जाना तो यू कैन मूव इनटू इंटरनेशनल टैक्सेशन। और अगर तुम्हें और किसी और फील्ड में जाना है, ऑडिट या फिर ऐसी मर्जर एंड एक्विजिशन में, बट तो तुम्हारा इंटरव्यू अच्छा होना चाहिए, तुम्हारी जो नॉलेज है उस फील्ड की वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, एंड यू कैन डेफिनेटली स्विच। बट तुम्हें पसंद आएगा ट्रांसफर प्राइसिंग, मैं बता रही हूँ। सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अब आ रहा है कि इसमें पैसा कितना कमा सकते हैं, लाइक एंट्री लेवल पर कितना पैसा होता है एज अ CA और एज अ एनालिस्ट, लाइक ग्रेजुएट भी जा सकते हैं, और 10 साल बाद उसकी क्या पोजीशन होगी और उसमें क्या पैसा मिलेगा? तो एट अ कंसल्टेंट लेवल आई वुड से दैट योर पैकेज वुड स्टार्ट एट अराउंड 12 lakh plus minus, depending on the firm, but 12 lakh for a CA. Plus variable. And for non-CA it would be around, actually I'm not confirmed नहीं है, but around 6 lakh. राइट, अगर एक ग्रेजुएट है तो 6 लाख से स्टार्ट कर सकता है, बाद में 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस होगा तो 9-10 लाख तक उसका पहुंच जाएगा। एग्जैक्टली, राइट। और 10 साल के बाद क्या पोजीशन रह सकती है इसमें अगर ग्रो करते हैं, और कितना पैसा मिलेगा? एट 10-year लेवल यू कैन डेफिनेटली, अगर इफ यू स्टे इन द बिग 4 एरेना, यू कैन डेफिनेटली आप अराउंड 50 लाख से ऊपर का एक्सपेक्ट कर सकते हैं CTC। 50 लाख डायरेक्टर बन जाते हैं उसमें? डायरेक्टर 50 लाख से ऊपर का CTC। एंड फॉर नॉन CA बैकग्राउंड आई वुड से 25-30 तक तो पहुंच ही जाते हो। ग्रेट, मतलब एक ग्रेजुएट उतना कमा रहा है, आपने देखा है ऐसा? एग्जैक्टली, मतलब आई एम नॉट अवेयर, बट जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स आई हैव सीन, तो उस हिसाब से अगर CA इतना ग्रो करेगा तो एनालिस्ट भी, अब एक बात बताओ ना, तुम भी वही काम कर रहे हो, मैं भी वही काम कर रही हूँ, सो ऑब्वियसली यू विल ऑल्सो ग्रो, योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज होती हैं जैसे जैसे आपका रोल बढ़ता है, तो पे पैकेज भी बढ़ेगा, वरना आप क्यों काम करोगे बताओ? एग्जैक्टली, बिकॉज आने वाले टाइम में यही होने वाला है कि आपकी एक्सपीरियंस की वैल्यू होने वाली है। क्वालिफिकेशन इज ओनली दी एंट्री लेवल पॉइंट। अब आपने शुरू कर दिया, मैंने बहुत सारे देखे हैं लिस्टेड कंपनी के डायरेक्टर्स, दे आर BCom ग्रेजुएट या फिर BTech, मे बी उन्होंने इंजीनियरिंग करी है, तो ऐसा भी होता है क्योंकि उनका 20 साल का एक्सपीरियंस है, दैट काउंट्स, आइदर यू आर क्वालिफाइड और यू हैव एक्सपीरियंस, रिलेवेंट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। नाउ वी हैव नॉट टॉक्ड अबाउट लाइक कि जो पैसा बढ़ेगा तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ेगी, तो कैसे कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंक्रीज़ होती है हायरार्की लेवल पे?
तो अब जैसे कंसल्टेंट लेवल पे मेरा काम क्या है, एग्जीक्यूशन, ठीक है। मुझे जो सीनियर बताएगा कि आई हैव टू एग्जीक्यूट मोर, मुझे सारा बनाना है, मुझे चेंजेस सब कुछ मेरे को करना है, एंड देन आई विल सेंड देम टू रिव्यू। अब सीनियर कंसल्टेंट का क्या काम है, वो रिव्यू करेगा जो मैंने काम किया है या जो इंटर्न ने काम किया है, एंड वो डायरेक्ट क्लाइंट से डील करेगा, डिलीवरी क्लाइंट को, क्लाइंट से डीलिंग, सीनियर कंसल्टेंट का काम ये है। अब सीनियर कंसल्टेंट के बाद आता है मैनेजर। मैनेजर का मेन काम तो यही होता है कि वो मैनेज करे अपनी टीम को, ठीक है, कि क्या काम हमें सीनियर कंसल्टेंट को देना है, क्या कंसल्टेंट को देना है, किसको कम टाइम लगेगा काम करने में, एंड देन अकॉर्डिंगली वो मैनेज करता है, एंड एग्जीक्यूशन बहुत कम हो जाता है एज कम्पेयर टू कंसल्टेंट और सीनियर कंसल्टेंट। फिर मैनेजर के बाद तो सीनियर मैनेजर, यू हैव, पहली बात तो काम तो होता ही है जो ट्रांसफर प्राइसिंग का है, देन यू हैव टू पोर्टफोलियो इंक्रीज करना होता है, यू हैव टू गेट क्लाइंट्स फॉर द फर्म, ठीक है। तुम बिजनेस लाना स्टार्ट करते हो क्लाइंट के लिए, सो तुम अपनी फर्म के लिए बिजनेस लाओगे तो ऑब्वियसली उसी हिसाब से तुम्हारा आगे प्रमोशन भी होता है। देन सीनियर मैनेजर के बाद जो डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर के नीचे आते हैं सीनियर मैनेजर, मैनेजर पूरी टीम उनके नीचे आती है। तो उनके लिए इट्स मोस्ट ऑफ द वर्क इंक्लूड्स कि तुम्हें एक तो क्लाइंट डीलिंग करनी है, ऊपर से जो तुम्हें सीनियर मैनेजर काम भेज रहा है, बिकॉज सीनियर मैनेजर से नीचे आप देखो कितने सारे कंसल्टेंट काम करेगा, फिर सीनियर कंसल्टेंट रिव्यू करेगा, एक बार मैनेजर की नज़र से निकलेगा। सीनियर मैनेजर अगर वो चीज़ डायरेक्टर को भेज रहा है तो या तो वो बहुत हाई प्रायोरिटी लेवल होगी या फिर उसमें उनकी कोई ओपिनियन चाहिए होगी। तो फिर बिकॉज रेट्स एंड सबकी सैलरी ऑल्सो डिफर्स ऑन दैट बेसिस, राइट। और फिर डायरेक्टर के बाद तो अपना पार्टनर आता है, यू नो, पार्टनर तो चीज़ ही अलग है। एंड तो पार्टनर का काम बेसिकली यही है कि पूरी टीम को कैसे मैनेज करना है और अपना क्या, कौन कौन आएगा कौन जाएगा टीम से, क्लाइंट्स कैसे मैनेज करने हैं, वो इंटरनेशनल ट्रिप्स, सारी क्लाइंट डीलिंग उनका काम है। तो इसका मतलब काम तो सेम ही रहता है, बस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आपकी मैनेजरियल स्किल्स इंप्रूव हो जाती है कि टीम हैंडल कैसे करना है, क्लाइंट कैसे लाना है, बिजनेस कैसे लाना है, और जो इंडस्ट्री नॉलेज है या फिर आप यूँ कह सकते हो जो बहुत क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उस पर आपको कॉल लेना आ जाता है। एज इनिशियल लेवल पे नहीं आएगा, बाद में आप समझ जाएंगे ये तो रूटीन काम है, मेरे जूनियर्स कर लेंगे। बट ये जो 2-3 चीज़ें हैं जहाँ पे चीज़ें फंस रही है, वहाँ पर जो है मुझे अपना दिमाग लगाना है, पार्टनर डायरेक्टर को देना है, क्योंकि उनका उतना ही आवर्स लगेगा और आवरली रेट पर बिलिंग होती है। आई होप आपको इससे बहुत हेल्प मिली होगी। काजल, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर एंड शूटिंग दिस वीडियो। आई होप यू डोंट माइंड इफ वी पब्लिश इट ऑन आवर यूट्यूब चैनल। No, definitely I don't mind, and thank you for having me here, Yogesh. Thank you so much. Even I'll share your LinkedIn profile as well so that people can connect with you, ask their queries if they have, or take your consultancy, whatever. Definitely reach out to me on LinkedIn. I'll definitely help you in anything you want. Thank you so much. Thank you so much. Bye-bye.